अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हाँ जी, वो मल्टीपल रिग्रेशन का था। आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, जैसे 11.4 मेरे सामने इस वक्त ओपन हुआ है बुक में। क्वेश्चन ये कर लिए आपके क्वेश्चन, 11.3, 11.2, ये सब आपके जो हैं ये मल्टीपल रिग्रेशन के क्वेश्चन है, ये आपने किए हैं। जी मैम। मुझे नहीं समझ आई, जी नहीं कि जी हाँ? मैम मैंने कहा जी मैम। अच्छा चलिए, गुड। आप ये देखिएगा कि रिग्रेशन का क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और ये मस्ट आता है क्वेश्चन पेपर में जो है। इसमें आपको डेटा अगर y के साथ x1 x2 दिया हुआ है तो ये मल्टीपल का क्वेश्चन होगा, अगर y के साथ x दिया हुआ है तो फिर ये सिंपल रिग्रेशन का क्वेश्चन होगा। जैसे अभी आप देखो 11.2, इसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ से भी देख सकते हो आप। ये जो आपका इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, ये मॉडल है, इसमें y इस साइड पे लिखा है, इसका मतलब है ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इस डेटा को देख के भी पता चल जाता है और इस मॉडल को देख के पता चल जाता है कि ये मल्टीपल रिग्रेशन, और ये साथ मेंशन भी हुआ है। 11.3 देखिए, इसमें भी ये लिखा हुआ है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। इसमें भी y हैट इस तरफ है, इसके अंदर रिस्पांस वेरिएबल y है और x1 और x2 दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और आपने मल्टीपल रिग्रेशन इसमें फिट करना है। 11.4 देखिए, 11.4 में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन x1 इज डिपेंडेंट, इसका मतलब है y की जगह ये x1 जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x2 और x3 क्या होंगे, ये दोनों वेरिएबल्स आपके ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। अब अगर आपकी इसकी इक्वेशन बनेगी तो वो कैसी इक्वेशन बनेगी? तो बता सकते हैं कैसी इक्वेशन बनेगी? x1 अच्छा, x1 इज इक्वल टू x1 इसको हैट लिखेंगे क्योंकि एस्टिमेटेड लाइन है ना, हम हैट ये इसको ऊपर लिखना था, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी, फिर a लिख लेते हैं हम, a मैम प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी मैम वो जैसे बीटा लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि हमने याद रखिए जब हमने हैट वाला लिखा ना x1 हैट, तो फिर a b लिखना है, और अगर हमने x लिखा है तो वो मॉडल होगा, उसको अल्फा बीटा लिखेंगे। अभी हम मॉडल नहीं लिख रहे, इक्वेशन लिख रहे हैं, एस्टिमेटेड इक्वेशन, ठीक है, तो उसमें हैट आया है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, b1 लिख लेते हैं, ठीक है, b1 x2 प्लस b2 x3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये 1 2 3 जो है ना, ये सब सब्सक्रिप्ट है, छोटे छोटे नीचे लिखे जाएंगे। तो अभी चूंकि वो मेरे पास परवियन नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो गया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें y अगर दिया हुआ है तो हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, अगर y नहीं दिया हुआ तो फिर उस केस में हम x1 जो भी उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका वेरिएबल जो है वो लेना है कि वो डिपेंडेंट कौन सा होगा, और रिमेनिंग जो है वो आपके इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं मैम। जी बेटे। मैम सिंपल रिग्रेशन इन जो वन मोड है मैम वो SPSS पे हो सकता है? हाँ, तो मैंने पहले दिन क्लास आपको उसी की नहीं कराई थी, लेकिन मैम उसकी वीडियो नहीं है। ओहो, अच्छी, शायद मिस होगी, अब तो मुझे मिलेगी भी नहीं, मैं अभी बता देती हूँ, 1 मिनट में बता देती हूँ। जी मैम ठीक है मैम। अच्छा, ये देखें अगला क्वेश्चन देखें, बाय एक थोड़ा पीछे चला गया, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये x1 x2 x3, इसमें भी एक जो है वो आपका डिपेंडेंट होगा। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x3 ऑन x1 एंड x2। x3 है ना, इसका मतलब है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑन के बाद जो है ना
वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और x3 जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इसी इक्वेशन में बात करें तो ये 1 की जगह पर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 1 लिखा हुआ था जहाँ पर ये टॉर्च जा रही है, ये 1 की जगह 3 आ जाएगा और जहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 3 की जगह पर 1 आ जाएगा। या 2 को 1 कर लो और 3 को 2 कर लो, ये 1 और 2 आ जाएंगे और इस तरफ जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे x3 आ जाएगा। तो ये इसमें इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है एस्टिमेट x3 when x1 is equal to 10 and x2 is equal to 6। इसका मतलब है जब आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे, आपका मॉडल आ जाएगा, एस्टिमेटेड मॉडल जो इक्वेशन बनेगी उसमें आपने x1 की वैल्यू को भी पुट करना है जो कि 10 पुट करना है और x2 की वैल्यू को 6 पुट करना है और इस इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है तो आपको x3 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये आर स्क्वायर इसको चले छोड़ देंगे वाली चीज रहने दें। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी y और x1 x2 है, ये भी आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी आपके पास लीस्ट स्क्वायर जो है ना वो उसी को ही कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन को, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है। उससे अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी x1 x2 x3 ये दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखें, स्टेटमेंट को पढ़ के देखें तो क्या लिखा हुआ है, x1 ऑन x2 एंड x3। x1 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x2 और x3 क्या होगा, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद ये देखिए, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स, इसमें भी ये x1 x2 x3 तीन वेरिएबल्स हैं और दिया क्या हुआ है, कैलकुलेट ऑल द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स है, आज हम ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डेटा की तरफ। मेरे ख्याल इतने क्वेश्चन काफ़ी है जितने हमने देख लिए हैं, 8-10 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे जो ये आपके अभी गुजरे हैं। अच्छा, उसके बाद 11 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 11.11 का बी पार्ट जो है, इसमें भी x1 x2 x3 आपको ना इस तरह डेटा ही दिया जाएगा, ठीक। अब हम यूँ करते हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये जो अभी गुजरा है ना यहाँ पर, ये वाला 3 कोरिलेशंस, ठीक है, बिटवीन 3 वेरिएबल्स, ये वाला जो लिखा हुआ है। अच्छा, इसको कोरिलेशंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले हम खोलती हैं SPSS। ये SPSS खोल दिया। इस SPSS में हम यूँ करते हैं कि खोल लेते हैं एक डेटा फाइल और यहाँ हम डेटा एंटर कर लेते हैं, लेकिन डेटा फाइल ही खोले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कल जो हमने सेव की थी वही वाली खोल लेते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन की। मल्टीपल का नाम यहाँ पर हमने सेव किया था कल, मल्टीपल के नाम से, ये रहा मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गई, ठीक है, ये फाइनल। अब इसमें समझो y x1 x2, y को अगर हम यहाँ पर कह दें x3, y को क्या कह दें, x3 कह सकते हैं ना। अब हमारा जो मॉडल था वो क्या, x3 ऑन x1 x2, ठीक है। अब हमने इसमें कोरिलेशंस फाइंड करनी है, तो एनालाइज में जाएंगे, ठीक है। अभी एक बच्ची ने पूछा था कि सिंपल रिग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं 1 का, वो भी करके देख लेते हैं। सिंपल रिग्रेशन पहले देखते हैं, एनालाइज, रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर x3 को डाल दिया डिपेंडेंट में और x1 को डाल दिया इंडिपेंडेंट में, यानी एक वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट में तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। अगर हम दोनों वेरिएबल्स डाल देते हैं, x1 के साथ साथ x2 भी डाल देते हैं, तो आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन आ जाएगा। अभी हम दूसरा नहीं डालते, सिर्फ इतना ही करते हैं और मैं यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ। अब देखिए ओके किया तो कोफिशिएंट्स का सिर्फ मैं देखते जा रही हूँ, तो ये इसमें आउटपुट विंडो जो है वो आपकी, वो मैं खोलती हूँ, ये आउटपुट आ गई, ठीक है। आउटपुट में चेक करें कोफिशिएंट्स के रिजल्ट्स क्या आए हैं। एक कांस्टेंट आया 52.303 और 5.271 आ गया टेम्परेचर के साथ। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ यहाँ पर, तो इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय x3 आ जाएगा ना, क्योंकि हमने x3 लिखा था, x3 हैट इज इक्वल टू, क्या लिखूँ मैं, 52.303 प्लस 5.271 x1। बस खत्म हो गया, ये सिंपल रिग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। अगर हम इंडिपेंडेंट में x1 के साथ साथ x2 भी कर लेते तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट्स का ये टेबल जो है उसमें एक रो और आ जाती यहाँ पे नीचे, ठीक है ना, और एक वैल्यू जो है वो और इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती। हमने प्लस के बाद जो है उस वैल्यू को भी डाल देना था जो यहाँ पर आती है और उसके साथ हम लिख देते हैं कि वो x2 है,
ठीक है, वो मल्टीपल का क्वेश्चन बन जाना था। ठीक, अब हम आते हैं कोरिलेशन की तरफ। मैं आउटपुट को मिनिमाइज करती हूँ और यहाँ से हम इसको करते हैं। कुछ बच्चे और आए हैं, मैं उनको एडमिट कर रही हूँ। अच्छा, अब हम कोरिलेशन कैसे करेंगे? एनालाइज में जाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे रिग्रेशन था उसके ऊपर देखिए वर्ड है कोरिलेट। कोरिलेट में हम बाई वेरिएट ही करेंगे, ठीक है, बाई वेरिएट। बाई वेरिएट में आपने तीनों वेरिएबल्स डाल देने हैं, ठीक है, ठीक, इस तरह से। अब वो क्या करेगा, इनके पेयर्स बना बना के करेगा, देखते हैं कैसे करेगा। और ये पहले वाले को चेक बॉक्स करना है, पियर्सन को। कोरिलेशन के 3 डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस थे, उन्होंने अपने नामों के साथ जो है ना कोरिलेशन के नाम रखे, पियर्सन कोरिलेशन, केंडाल्स कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन, ठीक है। तो हमने इनमें से सिर्फ पियर्सन को करना है, पियर्सन को करके बस मैंने इसको ओके कर देना है। अब आप देखें कि अगर आप मैं टॉर्च ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, यील्ड। अब और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ये यील्ड। यील्ड और यील्ड दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहां पे जो आंसर आया वो क्या आया, 1 आया ना, ये वाला 1। तो डेफिनेटली यील्ड को यील्ड के साथ जब कोरिलेट करेंगे तो सेम ही आएगा ना रिजल्ट। तो 100% कोरिलेशन है, यानी में एक मुताबिकत या रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेरिएबल ही एक है। हम उस वेरिएबल को उसके अपने के साथ ही जब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो वो 100% आएगी और उसको 1 से डिनोट करेंगे। अब हम यील्ड को करना चाह रहे हैं टेम्परेचर के साथ। यहाँ से टेम्परेचर लिया, यहाँ से यील्ड लिया, दोनों कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, यहाँ पर देख लें, टेम्परेचर वाली रो में आएंगे और यील्ड वाले कॉलम में जाएंगे। तो क्या आंसर आया, 0.977। यानी कि यील्ड और टेम्परेचर में जो रिलेशनशिप है वो 0.977 है। और फिर दोबारा यील्ड में जब नीचे जाए और यहाँ से साइज ऑफ सीड में आए तो इस रो में आते हैं तो 0.894 जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। 0.894 का मतलब है इतना रिलेशनशिप जो है साइज ऑफ सीड और यील्ड में एग्जिस्ट करता है। यानी यील्ड को साइज ऑफ सीड कितना इफेक्ट कर रहा है, 0.894, और यील्ड को टेम्परेचर कितना इफेक्ट कर रहा है, 0.977। यानी कि टेम्परेचर इज मोर इफेक्टिंग द यील्ड एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द सीड, ठीक है। यही रिजल्ट्स आप देखें इधर भी आ रहे हैं, यहाँ पर यील्ड है और यील्ड के रो में चलते जाएं तो टेम्परेचर के नीचे वही रिजल्ट है 0.977 जो यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए ये सिर्फ आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रहा है, 3x3 का एक टेबल के 3 रो में लिख दिए, 3 कॉलम में लिख दिए और उनकी कोरिलेशंस आपको लिख दी है। आपने इसमें से निकाल कर जो है ना रिजल्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर आपका आउटपुट जो है ना वो इस तरह लिखेंगे। कोरिलेशन को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, स्मॉल आर से, सॉरी। कैपिटल आर जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन और सिंपल रिग्रेशन में उसकी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आर स्क्वायर से शो करते थे, कैपिटल आर का। ये स्मॉल आर है कोरिलेशन का। अब हमने आर किसका किसका फाइंड किया है, अगर यील्ड को हम 1 कह रहे हैं, ठीक है, और या यील्ड को y कह रहे हैं, y से यील्ड हो गया, और टेम्परेचर को t कह रहे हैं तो y, ठीक है। यहाँ अगर हमारा एक वेरिएबल x है और दूसरा y है तो हमने xy लिख दिया। अगर आपका एक वेरिएबल y है और एक z है तो हमने yz लिख दिया। यानी जो भी है उसके साथ ये सबस्क्रिप्ट में आ रहा है y और z, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब आपने देखनी है यील्ड की टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो मैं दोबारा से लिखती हूँ यील्ड की टेम्परेचर के साथ, तो क्या रिजल्ट आया 0.977, ठीक है। दूसरा रिजल्ट किसका था, वो भी कोरिलेशन थी, किसकी किसके बिटवीन थी, कोरिलेशन यील्ड की थी लेकिन किसके साथ, साइज ऑफ सीड के साथ, ठीक है, एस से डिनोट कर देते हैं। तो ये कितना रिजल्ट आ गया 0.894 आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कोरिलेशंस आ गई और ये आपको क्या बताती हैं, दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। Regression is basically the relationship of one variable with another variable. Correlation is the relationship between two variables. Both variables depend on each other. ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वेरिएबल पहले पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम कोरिलेशन से फाइंड करते हैं, ठीक है जी। ठीक, तो अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कोरिलेशन में या रिग्रेशन में तो देख लीजिए। मैम डिफरेंस कैसे बता देंगे? मैं दोबारा एक मिनट।
अच्छा बच्चों, रिग्रेशन मैंने कहा आपको एक वेरिएबल का दूसरे के साथ रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा यील्ड जो है वो किससे इफेक्ट होती है? टेम्परेचर से। क्या टेम्परेचर यील्ड से इफेक्ट होता है? क्या टेम्परेचर यील्ड से इफेक्ट होता है? नहीं। हाँ, यील्ड टेम्परेचर से इफेक्ट होती है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है यील्ड जो है वो इफेक्ट हो जाए, बहुत सर्दी है तो हो सकता है कि यील्ड जो है वो आपकी बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है एक्चुअली वो इफेक्ट करता है यील्ड को। साइज ऑफ सीड भी इफेक्ट करता है। बहुत छोटे छोटे बीज होंगे, बड़े कमजोर किस्म के, तो उससे यील्ड भी क्या आएगी? वो भी अच्छी नहीं आएगी, प्रोडक्शन अच्छी नहीं आएगी। अच्छा बीज, हेल्दी बीज साइज में अच्छा होगा तो उसकी यील्ड भी अच्छी आएगी। लेकिन यील्ड के अच्छे होने से हम ये नहीं कह सकते कि साइज ऑफ सीड भी जो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिवर्स जो है वो अप्लाई नहीं होता, रिलेशनशिप एक तरफ चल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है यील्ड को, साइज ऑफ सीड इफेक्ट कर रहा है यील्ड को, बट यील्ड इज नॉट अफेक्टिंग द टेम्परेचर एंड यील्ड इज नॉट अफेक्टिंग द साइज ऑफ सीड। दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन। अब अगर अगला क्वेश्चन आता है कि अगर एक वेरिएबल दूसरे को और दूसरा वेरिएबल पहले को, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी हाइट इंक्रीज करे तो वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हाइट इंक्रीज हो तो वेट तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वेट इंक्रीज हो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हाइट भी इंक्रीज होगी, लेकिन इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। जाओ मैम। एक मिनट बेटा। जी बेटा, आप क्या पूछ रहे हैं? मैम काइंडली कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस बता दें। जी बेटे, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस बता दें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें देखो, एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा वेरिएबल पहले को इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सेम हो या फिर इसकी जी बेटे, आप समझ आ गई आपको रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन? जब एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट करे तो रिग्रेशन है, जब दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे को इफेक्ट करे तो कोरिलेशन है। आप लोग खुद सोच के बताओ कि कौन सी एग्जांपल हो सकती है कोरिलेशन की। जब आपका वॉल्यूम जब आप प्रेशर ज्यादा डालते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ऐसे ही है ना? और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो उस वक्त उसका मतलब है कि प्रेशर कम हो जाएगा, यानी गैस है ना। ठीक है ना? या अगर कहो ईटिंग हैबिट, अगर बहुत बंदा खाता है तो उसका वजन ज्यादा होगा, अगर वजन ज्यादा है तो उसका मतलब वो बहुत खाता होगा। लेकिन ये हर दफा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी एग्जिस्ट कर भी सकता है, कभी नहीं भी। तो ईटिंग हैबिट या क्वांटिटी ऑफ फूड इनटेक और साथ दूसरा वेट ऑफ द बॉडी, इनमें भी रिलेशनशिप हो सकता है। या आप कह सकते हो टाइम कंज्यूम इन स्टडी एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। अगर ज्यादा टाइम लगाओगे पढ़ने में, 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, तो मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। और अगर मार्क्स ज्यादा आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा पढ़ रहा है। ठीक है, यानी जब वेरिएबल्स इस तरह के हों कि दोनों में आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, एक दूसरे को और दूसरा पहले को इफेक्ट करता है, तो कोरिलेशन होगी। और जब सिर्फ रिग्रेशन में होता है कि एक ही वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट करता है, दूसरा पहले को इफेक्ट नहीं कर सकता, जैसे यील्ड और टेम्परेचर में था, यील्ड और साइज ऑफ सीट में था, इसमें रिग्रेशन ही हो सकता है, कोरिलेशन नहीं। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन जब आपने इसमें डेफिनेशंस आपको समझ आनी चाहिए, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द कोरिलेशन, फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आपको डिसाइड करने के लिए नहीं कहा जाएगा क्या करना है।
लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें ये थी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है उसमें ए आपका कांस्टेंट होता है और बी जो है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द इक्वेशन होती है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया, पहले भी लेक्चर में बताया था कि स्लोप जो है एक ही लाइन की डिफरेंट हो सकती है। तो कोरिलेशन जो है उसकी वैल्यू -1 से +1 हो सकती है। -1 शो करता है नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम फॉर एग्जांपल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसमें कोरिलेशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो -1 के करीब इसका आंसर आएगा या माइनस में रिजल्ट आएगा। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, जैसे ईटिंग फूड क्वांटिटी, अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं, आज हमने इतने ग्राम्स खाना खाया, तो वेट भी उतना ही ज्यादा होगा। कम खाना खाएंगे तो कम वेट होगा। तो दोनों एक मतलब जो चीज इंक्रीज कर रही है, एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है। इनमें रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसमें आर जो कोरिलेशन का रिजल्ट है वो प्लस की तरफ जाएगा, तो मैक्सिमम +1 तक जा सकता है। जैसे कि अभी आप इस क्वेश्चन में देखो, सेम वेरिएबल्स के दोनों यील्ड और यील्ड, आंसर क्या आया हुआ था 1। सेम वेरिएबल है टेम्परेचर और इधर से भी टेम्परेचर, तो आंसर क्या आया हुआ है 1। सेम वेरिएबल है सीड और इधर से भी सीड, साइज ऑफ सीड, तो आंसर क्या आया हुआ है 1। इसका मतलब है कि तीनों डायगोनल में क्या आए हुए हैं 1। तो जब भी वेरिएबल सेम हो तो रिलेशनशिप जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +1 तक। और नेगेटिव कोरिलेशन हो तो कहाँ से बिलो हो सकता है, -1। तो रेंज ऑफ कोरिलेशन इज लाइज बिटवीन -1 to +1। +1। अगर वो 0 होगा कोरिलेशन का रिजल्ट, तो इसका मतलब है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी हॉबी है जो वॉचिंग टीवी, और मैं कहूँ कि आपकी ईटिंग हैबिट, मतलब दो ऐसे वेरिएबल्स ले लो जिसमें कोई रिलेशनशिप, कि हम खाने का ताल्लुक कोई टीवी देखने से है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई है, कि है, ऐसे है ही। अगर आप ना मूवी देखने बैठो तो आप खाना शुरू कर देते हो, और चाहे अब आप चिप्स पकड़ लो या कुछ भी कर लो, कुछ मंचिंग के लिए ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, अभी खाते ही जाते हो, बॉटल्स भी पीते ही जाते हो, जितना टीवी देखोगे उतना ही ज्यादा खाओगे। ये तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गया, ये तो मैंने सही एग्जांपल नहीं दी। आप लोग बताओ। हाँ हाँ, हॉबीज, टेनिस खेलने वाले के मार्क्स जो हैं वो स्टैट्स में ज्यादा अच्छे आएंगे, और जो क्रिकेट खेलता है उसके मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। भाई हॉबीज का मार्क्स ऑब्टेन या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे दो वेरिएबल्स ले लो जिसका आपस में कोई ताल्लुक ना बनता हो, कोई रिलेशनशिप ना बनता हो, तो कोरिलेशन का आंसर क्या आएगा, 0। 0 को नल भी कहते हैं, नल कोरिलेशन, 0 कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ठीक है। कुछ भी तीनों उसके लिए आप टर्म्स यूज कर सकते हो। अच्छा जी, आज हमने देखा कोरिलेशन को और रिग्रेशन को टॉपिक थोड़ा रिवाइज कर लिया। आज का बेसिकली टॉपिक था आपका नेक्स्ट मेन जो टॉपिक है वो है हमने हाइपोथेसिस को देखा था, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस पढ़ाया था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था 1 टेल और 2 टेल टेस्ट। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा था, कि नहीं आ रहा? यस मैम। आपने करवाया था मैम आपने। हाँ, अब हमने हाइपोथेसिस है, एक्चुअली हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, H0 से। हम फॉर एग्जांपल H0 में कहते हैं, इसके बाद कोलन लगाते हैं, ठीक है। और कोलन के बाद हमेशा पैरामीटर को टेस्ट करते हैं, तो पैरामीटर हम कह रहे हैं म्यू यानी मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपसे कि मैंने टेस्ट लिए क्विज में और मैंने कहा जी आपके एवरेज मार्क्स जो है क्विज में, सब बच्चों का एवरेज जब निकाला, कुछ के 2 आए, कुछ के 4 आए, कुछ के 5 भी आ गए। मैंने कहा एवरेज इज 5, ठीक है। अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं पहले से अज्यूम कर रही हूँ द एवरेज मीन इज 5, ठीक है। सॉरी, मीन इज 3। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा H1, ठीक है। H1 जो है इसमें हम कहेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 3,
ठीक है, नॉट इक्वल टू 3। या अगर मैं आपके पेपर ले रही हूँ 100 मार्क्स का और मैं कहती हूँ आपके एवरेज मार्क्स आते हैं फॉर एग्जांपल 50, 100 में से कितने आ रहे हैं 50, और यहाँ मैं कह रही हूँ कि 50 नहीं आ रहे, चलिए 50 पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, मैं इसको 50 लिखने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं मिटा के दोबारा लिख देती हूँ, दिस इज एक्चुअली 50। ठीक है, हमने कहा कि 100 नंबर का पेपर था और आपके एवरेज मार्क्स 50 आए, तो हाइपोथेसिस ये वो स्टेटमेंट है जिसको मैं टेस्ट करूंगी, और ये अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं अगर रिजेक्ट हो जाती है तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हमें ऑल्टरनेटिवली एक्सेप्ट करना होगा। कितना एरर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, यानी हमारे डिसीजन में गलती भी तो हो सकती है ना, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एरर हो सकता है, कितना एरर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। आमतौर पे वो बहुत ही परफेक्ट अगर हम करना चाहें तो हम कहते हैं 5%, अगर हम कहें नहीं चलो कोई बात नहीं ज़्यादा एरर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम 10% ले लेते हैं। हमें बहुत ही डेलिकेट किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हमें बड़ी परफेक्शन चाहिए, माइन्यूट सी भी रिजल्ट जो हैं उसमें रीडिंग्स जो हैं उसमें कोई गलती नहीं हो, तो हम इसको 1% पे भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो कितना लेवल यूज़ करते हैं 5%, तो 5% को कैलकुलेट करें तो 0.05। सो अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर, आपको मैंने अल्फा बीटा दोनों पढ़ा दिए थे, ठीक है। Alpha is the probability of making type 1 error and beta is the probability of making type 2 error। पढ़ लिया मैंने आप लोगों ने, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप क्या है, स्टेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेट और डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप हम लेते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। जब भी हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लेना है तो हमने किसको देख के लेना है, हमने अपने नल हाइपोथेसिस को देख के चूज करना है। नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा क्या है, म्यू लिखा हुआ है, एक सैंपल है, तो म्यू पे जो बेस कर रहा होता है उसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा उसको कहेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी कब यूज होता है, जब भी हमने म्यू को टेस्ट करना हो। यहाँ पे मैं वर्ड लिख लूंगी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, पूरा वर्ड है यहाँ पर, और वो कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे टी डैश डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस इतना सा काफी है आपके लिए, टी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज करनी है, ये आपका थर्ड स्टेप है। और ये कब यूज करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन को, जब भी आपने एज नॉट में देखना है कि मीन है, म्यू है, मीन की टेस्टिंग के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, ठीक। और भी बहुत सी के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, लेकिन इनिशियली हम ये पढ़ रहे हैं। फोर्थ स्टेप पे हम एसपीएसएस में आ जाएंगे, ठीक है। एसपीएसएस में हम क्या करेंगे, हम एसपीएसएस में कंप्यूटेशन करेंगे, नाम क्या है इसका, कंप्यूटेशन, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एसपीएसएस, ठीक है, कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन में ये पूरा वर्ड लिख लेंगे, ठीक है, कंप्यूटेशन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एसपीएसएस, यानी आपने एसपीएसएस ओपन किया। अब एसपीएसएस जब भी ओपन करते हैं तो आप मुझे बताइए कि एसपीएसएस में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप एसपीएसएस के अंदर पहला स्टेप क्या करते हैं, इंटर डेटा। मैम डिफाइन वेरिएबल। बिल्कुल सही, ठीक है। हम इसमें अब फिर अंदर से स्टेप 1 शुरू कर देंगे, जिस तरह हम लिखते आते हैं ना स्टेप 1, उसी तरह लिखेंगे, ऐसे स्टेप STEP स्टेप 1, और पहला स्टेप इसका क्या होगा, डिफाइन अ वेरिएबल x, ठीक है, स्टेप 1 लिख लेंगे, डिफाइन अ वेरिएबल x एंड एंटर डेटा, ठीक। अच्छा, अब हम यूँ करते हैं कि एक डेटा एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है हमारे पास S1 48, एक बच्चे के नंबर आए, किसी के 39 आए, किसी के 46, 52, 43, 61, 60, चलो ठीक है, यही सारे नंबर हैं। तो 29 तो बड़े गंदे नंबर है किसी बच्चे के, हाँ हो गए, ये तो हमारा क्लास का डेटा ही नहीं है, आप डिसोन ही ना कर दो, क्या कर लें, डिसोन करते हो कि ऑन करते हो, ये 31, ओहो बड़ी नालायक क्लास है, सारे सारे बड़े गंदे नंबर है, किसी के भी 70-80 में नंबर नहीं है। चलो हम ये 17 नंबरों के आगे ना 20 कर लेते हैं इसको, तो अच्छे नंबर भी डाल लेते हैं, 85 भी आगे, 75 भी आगे, चलो 90 भी किसी को दे देते हैं, 80 भी किसी को दे देते हैं, और 78 भी किसी को दे देते हैं, और 68 भी दे देते हैं, 60 गंदे नंबर तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी दे देते हैं, 69 भी दे देते हैं, 60 भी दे दिया, 55, चलो 30 तक कर लेते हैं डेटा, ठीक है। चलो
और ये लास्ट हमने कर दिया 80। ठीक, ये वैल्यूज आ गई। अपने कैसे करना है, एनालाइज में जाना है, कंपेयर मीन्स, नजर आ रहा है सबको, कंपेयर मीन्स, ठीक है। ओहो, अब मेरा लिखा हुआ नीचे आ गया है, मिटा दूं सबको, लिख लिया सबने, नोट कर लिया ये सब कुछ, ये वाला नोट कर लिया, तो मैं इसको अरेज कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैं अरेज कर रही हूँ। अच्छा, एनालाइज में गए और एनालाइज में जाने के बाद कंपेयर मीन्स किया। ये देखिए कंपेयर मीन्स में वन सैंपल टी टेस्ट लिखा भी हुआ है, दो लिखे हुए हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल नहीं करना आपने, वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, क्लिक किया। हमारा S1 में डेटा पड़ा हुआ है ना, S1 को इधर लेके, और हमारा हाइपोथेसिस क्या लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 50 था ना, जिसको हम टेस्ट कर रहे थे H0 में, वो टेस्ट वैल्यू हमने यहाँ डालनी है, 50 लिखा हुआ था, ठीक है, और बस इसको ओके कर देना है। ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं क्या है, ऑप्शंस में लिखा हुआ है 95%, 95% का मतलब है 5% एरर है, हमने 5% एरर लिया है ना, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना बाय डिफॉल्ट ये 5% लिया होता है। अगर आपका 1% है, बहुत ही परफेक्ट चाहिए, तो फिर इसको 99 कर देंगे यहाँ से। अगर 10% एरर है तो फिर 90 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको 95 भी रहने दिया, क्योंकि अल्फा हमने 0.05 लिया था, और इसको ओके कर दिया। अब ओके किया तो देखिए ये टी टेस्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना ये टी टेस्ट, ठीक। इस टी टेस्ट के साथ आप देखें इसकी जो आउटपुट है, ये टी टेस्ट आपका, इससे नीचे रिजल्ट्स हैं, वन सैंपल स्टैटिस्टिक, ये आपको कुछ वैल्यूज दे रहा है कि कितनी एवरेज आ रही है उसकी, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। हमने जो मेनली देखना है, ओहो कहाँ गया आपका, ये आउटपुट है ये, ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट, ये टी के सामने देखिए रिजल्ट कितना आया हुआ है, 1.798। आपने आउटपुट में इसको शो करना है, ठीक है। आउटपुट में क्या लिखा आपने, टी इज इक्वल टू ये सारा रिजल्ट। अच्छा, टी का रिजल्ट आपने नोट करना है, और दूसरा आपने जो रिजल्ट नोट करना है वो है, यहाँ से आप देखिए ये रिजल्ट है, दिस इज कॉल्ड पी वैल्यू। यहाँ ये सिग्निफिकेंट टू टेल लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं पी, और आगे डैश के बाद वैल्यू, ठीक है। पी वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आई है, 0.08, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.08। अच्छा, हमने कितने स्टेप्स लिख लिए, स्टेप 1 एंटर डेटा हो गया, स्टेप 2 में गए एनालाइज में, कंपेयर मीन्स में, और कंपेयर मीन्स के बाद टी टेस्ट में, टी टेस्ट में जाके हमने वेरिएबल्स को सेलेक्ट किया, S1 को, और S1 को सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको जो टेस्ट वैल्यू थी उसको क्या लिया, 50 ले लिया, और उसके बाद ओके को क्लिक कर दिया। और फिर आउटपुट में हमने ये दो चीजें लिखनी है, टी का रिजल्ट लिखना है और पी का रिजल्ट लिखना है, ठीक है। ये दो रिजल्ट लिख के आपका SPSS का काम खत्म। जब SPSS का काम खत्म, तो अब आपका कितने स्टेप्स लिखे थे मैंने यहाँ पर, जो मैंने मिटा दिए हैं, कितने स्टेप्स लिखे थे, पहला नल हाइपोथेसिस, दूसरा अल्फा, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक, और फोर्थ था कंप्यूटेशन, ठीक है। कंप्यूटेशन में आपको दो रिजल्ट्स मिल गए कंप्यूटेशन के जवाब में, एक तो टी का रिजल्ट मिल गया, और टी की वैल्यू जो भी आपकी आई थी वो आपने लिख दी आप यहाँ पर। उसके बाद आपको पी का रिजल्ट मिल गया, पी वैल्यू का, जो कि कितना आया हुआ है, 0.08। इसके बाद फोर्थ स्टेप आपका कंप्यूटेशन का खत्म हो गया, ठीक है, 0.08। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रही हूँ ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंप्यूटेशन के दो रिजल्ट्स आ गए। अब हम सर्कल में कुछ नंबर लिख रहे थे, कंप्यूटेशन के बाद अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 5, ठीक है, वो स्टेप नंबर 4 था, कंप्यूटेशन का जो स्टेप था वो स्टेप नंबर 4 था, जिसके अंदर SPSS के सारे स्टेप्स आए थे। कितने स्टेप्स आए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, और ये आउटपुट का स्टेप 3 कंप्यूटेशन के अंदर आए थे। फिफ्थ स्टेप आपका है, यहाँ पर लिखेंगे आप डेसियन रूल, इसको क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, और डेसियन रूल। अभी हम इसको लिख रहे हैं डेसियन रूल, लिख लेंगे पूरा वर्ड, डेसियन रूल। अच्छा, डेसियन रूल क्या होता है, आपने लिखना है यहाँ पर, मैं उसे यूज करती हूँ,
डेसियन रूल के अंदर हमेशा एक ही स्टेटमेंट लिखनी है आपने, रिजेक्ट एच नॉट, नॉट छोटा सा करके लिखना है, एच नॉट इफ पी लेस देन अल्फा। अल्फा लिखना है वो पूरा ग्रीक लेटर में, लेकिन मैं लिख नहीं सकती तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं कि आपने ऑब्जर्व किया कि पी का रिजल्ट क्या आया था, क्या आया था, सामने लिखा हुआ है 0.0 0.08। और अल्फा का रिजल्ट हमने ऊपर सेकंड स्टेप में क्या लिखा था 0.05। 0.05। क्या ये होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता? करता है मैम। सोच लो। नो मैम। मैम 0.083 छोटा है 0.05 से। हाँ जी, ठीक है। 0.05 इज लेस देन 0.08 इज नॉट लेस देन 0.05, यानी कि हमारा ये होल्ड करता है, नॉट का इज नॉट लेस देन। जब ये नॉट की बात आ गई तो क्या हम रिजेक्ट करेंगे? हमने कहा रिजेक्ट कब करना है? रिजेक्ट तब करना है जब वो होल्ड करता जो पहले लिखा हुआ था। ठहरे मैं बताती हूँ क्या होल्ड करता। मैं अरेजर से मिटाती हूँ। ये हम रिजेक्ट कब करेंगे? रिजेक्ट हम तब करेंगे जब p की वैल्यू लेस होगी अल्फा से, लेकिन हमारे केस में लेस नहीं है, तो हम रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो अगला 6 स्टेप क्या है? कंक्लूजन। याद रखिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के 6 स्टेप्स पूरे होते हैं। ठीक है, पूरे 6 स्टेप्स क्या हैं जो मैंने अभी लिखे? ठीक है, 4 तक कंप्यूटेशन था, 5वां डेसियन रूल, 6 है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगी बताइए? मैं लिखूंगी वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट। क्यों? सिंस p is not less than, since p is not less than, इसके ऊपर लाइन भी लगानी है। ठीक है, अल्फा। ठीक, थोड़ा सा मैं कर दूं, नॉट के ऊपर मैंने लाइन भी लगानी है, क्योंकि मैं लगा नहीं सकती तो मैं इस तरह लगाती हूँ, इसके ऊपर लाइन ऐसे लिखेंगे आप, नॉट लेस देन अल्फा। अब क्लियर हो गया? और फिर मैं क्या कहूंगी? एंड कंक्लूड दैट द एवरेज, इसका मतलब है हमने रिजेक्ट नहीं ना किया। किसको रिजेक्ट नहीं किया? एच नॉट को। तो एच नॉट में हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था म्यू इज इक्वल टू 50, हमने ये लिखा था। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 50। तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एवरेज इज 50। ठीक है, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, इट मींस जो हमने उसमें लिखा था वो स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें हमने लिखा था म्यू इज इक्वल टू 50, इसका मतलब ये हुआ एवरेज ऑफ द क्लास इज 50। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गई सबको? मैम जी बेटा। मैम 0.08 छोटा होता है या 0.05? ओहो, नंबर लाइन नहीं बनानी आती? लो, बचपन का सवाल पूछ लिया आपने जो क्लास 1 में सीखा होगा। अब 1 मिनट रह के मैं जल्दी से कैसे बताऊं? यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा हुआ है और सेंटर में 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.8 कहाँ आएगा? जल्दी से बताओ।